हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट में इंटरनेट बैंकिंग और ई बैंकिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग होता क्या है? इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिए जो कस्टमर होते हैं वो फिनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के आ जाने के बाद जो काम आप बैंक में जाकर के करते हैं वो काम आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपने नेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी हो। ठीक है। तो हम लोग नेट बैंकिंग की विशेषताएं क्या हैं उसको हम लोग पहले थोड़ा समझते हैं। पहली बात तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि आपको हर काम के लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो काम घर में बैठ कर के आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना हो वो भी आप घर बैठे नेट के माध्यम से कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से जुड़े आप अपने खाता को पूरा डिटेल आप उसको देख सकते हैं और ये बैंकिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसमें आपके यूज़र आईडी आप मतलब एक प्रकार से आपको एक यूनिक आईडी मिलता है और उसका एक पासवर्ड आप अपना खुद बनाते हैं। इसमें आप कस्टमर से चेकबुक लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको घर बैठे ही आपको वो सर्विस मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर को अगर आपने कोई ऑर्डर किया है और अब उसे को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप घर बैठे ही कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग से बहुत तरह के काम आसानी से हो जाते हैं और ये इंटरनेट बैंकिंग जो है आपको इसके लाभ भी बहुत हैं। ये आपको 24/7 अवेलेबल रहता है। आप 24 घंटे में किसी भी दिन 7 दिन में किसी भी वक्त किसी भी समय आप ये काम कर सकते हैं। आपको जब इच्छा करे आप वो काम बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस का अगर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। कहने का मतलब और दूसरी बात कि अगर किसी को इमरजेंसी में अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आपको अगले व्यक्ति को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इधर आपने क्लिक किया और उधर उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। हम इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इसमें और कितने तरीके से पैसे निकाले जाते हैं बहुत सारे आप लोग जानते भी हो। कुछ NEFT बोलते हैं, एक RTGS है, एक IMPS है। ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा कि हम लोग ट्रांजेक्शन करने का ये सब तरीका है। इसी से एक संबंधित टर्म है ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ऐसे तो इंटरनेट बैंकिंग भी ई बैंकिंग का ही एक हिस्सा है, पर दोनों में फ़र्क ये है कि इंटरनेट बैंकिंग में आप ऑफिस जा कर के वहाँ पर आप कुछ ऑफलाइन वर्क भी करा सकते हैं, पेपर वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ई बैंकिंग है वहाँ पे हर एक काम आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना होता है। वहाँ पे पेपर वर्क की गुंजाइश नहीं रहती है। आपको खाता खुलवाना है
आप वहाँ के टैब पर वहाँ जाइए, वहाँ पे सब कुछ फिल करिए, 5 मिनट के अंदर आपका खाता ओपन हो जाएगा। पैसे किसी को भेजने हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आप पिन डालिए, आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। या पैसे मंगवाने हैं तो वो भी उसके द्वारा आप पैसे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ई बैंकिंग का सुविधा लेने के लिए आपको वहाँ पर बैंक में पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसकी सुविधा लेनी पड़ती है। इसको ई बैंकिंग का हाँ, एक बात और आप जान लीजिए कि इंटरनेट बैंकिंग का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उस समय किन किन बातों का सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि आज के इंटरनेट का ज़माना है तो बहुत सारी कभी कभी इसमें गड़बड़ियाँ भी होती हैं, कुछ गलत लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। आए दिन आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता होगा बैंकों की तरफ से कि बैंक जो है किसी भी कस्टमर से उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर या OTP इस तरह की कोई भी जानकारी ग्राहक से नहीं लेता है ना। ये आप सभी को मोबाइल पे अक्सर ये मैसेज आते रहते हैं। आपके मोबाइल पे ना, चूँकि अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट नहीं तो आपके पिताजी के मोबाइल नंबर पर इस तरह के मैसेज ज़रूर आते होंगे, क्योंकि अभी हर कोई किसी न किसी का बैंक में खाता है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पहली बात तो पब्लिक प्लेस पर कभी भी वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाईफाई में उसमें हैकर्स लोग या कुछ भी गलत मानसिकता वाले लोग जो हैं कुछ इस तरह के चिप लगा देते हैं कि आप का वहाँ से डाटा हैक हो सकता है। सार्वजनिक जगह पर अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग ना करें, ख़ास तौर पे वैसे जहाँ पर USB सिस्टम से चार्जिंग लगा हुआ सिस्टम हो। उस USB वाले चार्जिंग पॉइंट वाले पे पब्लिक प्लेस पर चार्जिंग अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन को तो बिल्कुल ही चार्ज ना करें, क्योंकि यहाँ से भी आपके डाटा हैक होने का खतरा बना हुआ रहता है। स्मार्टफोन को कि जो डिवाइस है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, उसको हमेशा अप टू डेट रखें। हमेशा अपने सारे ऐप्स को अपडेट करते रहें और अपने पासवर्ड्स को भी हमेशा हर 1 महीने पर कुछ अंतराल पर आप उसको बदलते रहें। और किसी भी अनजान नंबर से आपके स्मार्टफोन पर या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है, किसी प्रकार की कोई शेयरिंग करने के लिए आती है, तो उसके झांसे में बिल्कुल ना फंसे। मतलब वो एक फ्रॉड मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि ऑथराइज्ड कंपनी से या ऑथराइज्ड बैंक से जब तक आपको मैसेज नहीं आते हैं तब तक उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ SBI का नाम देख करके या SBI का लोगो देख करके उसको नहीं ओपन करना चाहिए, ना ही उस मेल को, ना ही उस मैसेज को। तो इस तरीके से जो हैकर्स हैं, इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको हैक करने की कोशिश करते हैं। आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि मैं फलाने बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका ये ATM ब्लॉक हो जाएगा या आपका ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, आपको ये सब चीज़ जानकारी देनी होगी। तो लोग क्या होते हैं, उनके अधिकारी का नाम सुन करके उसके लोग झांसे धोखे में फंस जाते हैं। लोग उनसे शेयरिंग कर लेते हैं, सारी जानकारी शेयर कर लेते हैं। कुछ हैकर्स जो हैं वो OTP भेजते हैं और कहते हैं वो OTP बताइए।
OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड, 4 या 5 अंक का आता है मोबाइल पर, वो भेजता है और वो फिर पूछता है, और जैसे ही आप उसको बताते हैं और वो वहाँ डालने के बाद जो आपका अकाउंट खाली कर लेता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। अब स्कूल खुलने ही वाले हैं, हम लोग आगे और जानकारी अच्छे से यहाँ पर आपको और दी जाएगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और समझें। थैंक यू।